અમદાવાદ ખાતે અખિલ ભારતીય જનસંઘ દ્વારા 2 દિવસની રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કારોબારી બેઠકમાં અખિલ ભારતીય જનસંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડૉક્ટર ભારત ભૂષણ પાંડે સહિત હોદ્દેદારો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમને રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આવનાર દિવસોમાં ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં પણ ભાગ લેશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું। આમ હવે ગુજરાतनी चूंटणीओनी पण तैयारीओ शरू करी देवामां आवी छे। त्यारे अमदावाद खाते अखिल भारतीय जनसंघ द्वारा 2 दिवसनी राष्ट्रीय कारोबारीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां मोटी संख्यामां कार्यकरो उपस्थित रह्या हता। आओ सांभळीए તેમણે શું કહ્યું। हाँ ले लूँगा, पैसा ले लूँगा। જે અમદાવાદ શહેર ખાતે અખિલ ભારતીય જનસંઘની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સહિત તમામ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 2 દિવસની રાષ્ટ્રીય કારોબારીનું આજે અમદાવાદ શહેરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભારતના તમામ અને ગુજરાત રાજ્યના તમામ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આપણી સાથે ડૉક્ટર ભારત ભૂષણ પાંડે છે, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपसे पूछाता हूँ, जनसंघ का जो एजेंडा है वो क्या है? जनसंघ का एजेंडा भारत को समृद्ध, स्वस्थ, सबल और सशक्त राष्ट्र के रूप में उद्भासित करने का है। जो भारतवर्ष पहले सोने की चिड़िया था वह आज विपन्न क्यों हो गया? जिस भारतवर्ष से आयुर्वेद और योग की शुरुआत हुई है, पूरे विश्व को स्वस्थ करने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, पूरे विश्व को निरोग करने का अभियान जहाँ से चला और उसके लिए योग, आयुर्वेद, अमृत, सर्वौषधि निकला, वह भारत बीमार क्यों है? जिस भारतवर्ष में जन्म लेने से ही शिक्षा, रक्षा, आजीविका व्यवस्थित थी, उस भारत में बेरोजगारी क्यों है? तो इन विषयों का सामाजिक राजनीतिक समाधान ढूंढने के लिए भारतीय जनसंघ राष्ट्रवादी नेताओं, भारतीय चिंतन से ओतप्रोत नेताओं के नेतृत्व में 1951 से आज तक सक्रिय है। और हमारी कार्यसूची में, हमारे एजेंडे में एकमात्र राष्ट्र ही मुख्य है। राष्ट्र ही हमारा देवता है और राष्ट्र को हमेशा रहना है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा एक संगठन तंत्र की आवश्यकता है। यह कोई 1 चुनाव 2 चुनाव, यह कोई 1 वर्ष 2 वर्ष या 100 वर्ष 200 वर्ष की बात नहीं है। यह अनंत अनंत काल तक के लिए एक संगठन धारा है, संगठन तंत्र है। उस राजनीतिक संगठन तंत्र के इस समय उद्गाता हम हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको ये पूछना चाहूँ, आप भाजपा से क्यों अलग है और किस विचार से आप भाजपा से अलग हुए हैं? हम भाजपा से अलग नहीं हैं, भाजपा हमसे अलग है, हमसे भाजपा अलग हुई है। ये भाजपा को समझना चाहिए कि वो क्यों अलग हुई। उन्होंने कहा कि हम जनसंघ नहीं हैं, अटल जी ने कहा कि हम जनसंघ के दीपक को यमुना में डुबा कर आए हैं और हमारा जनसंघ से कोई संबंध नहीं। आडवाणी जी ने भी कहा। एक चुनाव के बाद 1984 के बाद उन लोगों ने कहना शुरू किया कि हम ही जनसंघ हैं, अब जनसंघ है ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जनसंघ के जो मुद्दे थे, विशेषकर जिन मुद्दों को हमारे अध्यक्ष ने, बलराज मधोक जी ने, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक 7 नेताओं में से प्रमुख थे, उन बलराज मधोक जी ने 370 अनुच्छेद हटाने, श्री राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार करने, काशी मथुरा का पुनरुद्धार करने, गोरक्षा करने और घुसपैठ से भारत को मुक्त करने, आतंकवाद से मुक्त करने, ये सब जितने समान नागरिक संहिता लागू करने, जो मुद्दे उठाए थे वो ज्यों कि त्यों उनके मुद्दे उन्होंने ले लिए। हमारे मुद्दे ले लिए, हमारे वोट ले लिए, हमारी पहचान ले ली, हमारे कागज ले लिए और कहने लगे कि हम अब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ है। अब जनता पार्टी और जनसंघ दो धाराओं के बीच में वो खेल रहे हैं और हम आदि से अंत तक केवल जनसंघ, केवल जनसंघ, केवल जनसंघ है। हमारे और उनके बीच में एक अंतर ये है। दूसरा सबसे बड़ा बुनियादी अंतर देश के किसी भी राजनीतिक दल में और हमारे में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, वे नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के पद को ठुकरा कर उन्होंने उसको त्याग करके उन्होंने जनसंघ बनाया।
वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने सिद्धांतों को उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा और समझौता किया, और मुखर्जी जी ने कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया और जनसंघ का निर्माण किया। तो जनसंघ के निर्माताओं ने त्याग और तप का मार्ग सिखाया है। राजनीति में देश की सेवा सत्ता सुविधा से नहीं हो सकती। जो व्यक्ति सत्ता सुविधा में फंसेगा उसे कहीं न कहीं कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, और तनिक कंप्रोमाइज भी देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इसलिए डॉक्टर मुखर्जी बहुत सुख सुविधा का जीवन उनका था, उसका त्याग करके और वे राजनीति में आए। कुलपति थे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित वाइस चांसलर थे, उसको लात मारकर वो राजनीति में आए। और वहाँ जब देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिली खेल से वहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना बंगाल में हो रही है, तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग का विभाजन किया और वहाँ दूसरी सरकार बनवा दी, मुस्लिम लीग के विरोध की सरकार बनवाई। उसमें वे वहाँ वित्त मंत्री बने। वहाँ गड़बड़ हुआ और एक कृत्रिम अकाल का वातावरण अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया गया, तो उन्होंने वहाँ इस्तीफा दिया। लॉर्ड लिनलिथियागो को जो लेटर उन्होंने लिखा है उस समय का, उसमें सारी बातें उस समय की किस प्रकार भारतवंशियों को वहाँ प्रताड़ित करने की अंग्रेज सरकार की योजना थी और कैसे कांग्रेस मुस्लिम लीग के कुचक्र का हमारा देश शिकार बना, इसका विस्तृत विवरण उनके उस पत्र में है। उसके बाद वे संविधान सभा में निर्वाचित हुए। उस समय जब कांग्रेस के सारे नेता जेलों में बंद थे और सिद्धांत रूप से उन्होंने मुस्लिम लीग की बात मान ली थी देश को विभाजित करने की, डॉक्टर मुखर्जी अकेले थे बाहर, और डॉक्टर मुखर्जी ने कैबिनेट मिशन के सामने भारत का पक्ष रखा और उन्होंने आधे पंजाब और आधे बंगाल को भारत के लिए बचा लिया। नहीं तो पूरा पंजाब और पूरा बंगाल जो है वो आज पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता। तो ये क्रेडिट डॉक्टर मुखर्जी और जनसंघ को जाता है। ये हमारा इतिहास, इसको कौन रोक सकता है। उसके बाद गांधी जी सरदार पटेल के विशेष कहने पर वे केंद्र सरकार में मंत्री बने, और जब देखा कि मंत्रिमंडल में नेहरू जी ने लियाकत अली खान से समझौता कर लिया और पाकिस्तानी हिंदुओं को उन भूखे भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़ दिया, तो उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है कि विरोध सामने से किया जाए। सरकार के अंदर से विरोध करना मुश्किल था, तो वो बाहर आ गए, इस्तीफा दिया। 8 अप्रैल 1950 को उनका इस्तीफा है। उस पत्र को, उनके त्याग पत्र को, संसद का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसको पढ़ने से पता लगता है कि कितनी दूरदर्शिता उनकी थी। पाकिस्तान बनने का उन्होंने विरोध किया था। पाकिस्तान बनने के बाद जब उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया नेहरू कैबिनेट से, तो उसमें जिन कारणों का उल्लेख किया वो सारे कारण आज दिखाई दे रहे हैं। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में एक हिंदू बचने की स्थिति में नहीं है, बचे ही नहीं है। सच्चाई तो ये है। ये क्यों हो रहा है, ये डॉक्टर मुखर्जी ने उस समय देख लिया था, और ये सारी बातें देखकर 100-200 वर्ष आगे क्या होगा और राजनीति किधर जा रही है, उसको देखकर उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। लेकिन मामला वहीं, त्याग तप का मामला वहीं नहीं रुका। जनसंघ बनने के 1.5 वर्ष के अंदर उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई, जिसे हम लोग मेडिकल हत्या जानते हैं। स्वतंत्र भारत की वह पहली हत्या थी या पहली मृत्यु थी। वे पहले बंदी थे, पहले बलिदानी थे। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, नेहरू जी ने कहा कि जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है, और उस रहस्यमयी हत्या पर, मृत्यु पर जांच नहीं हुई। उस समय जनसंघ का प्रस्ताव था कि यदि हम कभी सत्ता में आएंगे तो डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु की जांच कराएंगे। लेकिन पहली बार जिन लोगों ने प्रस्ताव पारित करने में सहायता की थी और वे लोग सत्ता में आए, हम लोग तो नहीं आ सके, लेकिन वो लोग आए, अटल जी आए, प्रधानमंत्री बने। तो जिस परिवार पर डॉक्टर मुखर्जी की मेडिकल हत्या की शक की सुई जाती है, उसी परिवार के व्यक्ति को उन्होंने विदेश राज्य मंत्री बनाया। तो डॉक्टर मुखर्जी ने आत्मोत्सर्ग कर दिया। शेरे बंगाल सर आशुतोष मुखर्जी के सुपुत्र थे, बहुत संपन्न परिवार के थे, उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन वो देश बचाने के लिए राजनीति में आए। सुख सुविधा का त्याग किया, एकेडमिक कैरियर का त्याग किया, वकालत का त्याग किया, वाइस चांसलर के पोस्ट का त्याग किया, केंद्रीय मंत्री का त्याग किया, स्टेट मिनिस्टर थे, वहाँ फिनांस मिनिस्टर थे बंगाल में, उसका त्याग किया। सब जगह त्याग करते 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 देश की एकता अखंडता के लिए अंत में प्राणों का त्याग कर दिया।